जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम मिश्रा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 26 ऑफ मई टू 31 ऑफ मई। ये हमारा सेशन कुछ बैकलॉग चल रहा है, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। सॉरी फॉर द डिले, बट दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स फॉर द कंप्लीट 1 वीक। इसमें हम वैसे ही जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं, पहले इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इकोनॉमी, ठीक है, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस न्यूज़ जो है कम कवर करने वाले हैं। खास ध्यान रखा गया है जिसमें हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम फैक्चुअल चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। सो हेयर कम्स योर इंटरनेशनल न्यूज़। पहला आता है आपका वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया भर में पानी की कमी की बात चल रही है, इसको लेकर बातचीत की गई, एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में कुछ फैक्ट्स को रखा गया है। चलिए हम उन फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ इंडोनेशिया में। ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि कहां पर ये फोरम हुआ। अब इसमें जो है सीवियर ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में चर्चा की गई है। ये कहा गया है कि 220 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। 800 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है दुनिया में, 800 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। एडिशनली 350 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सेफ सैनिटेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, 220 करोड़ लोग हैं जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, मतलब मोर देन यू कैन से 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 350 करोड़ या 3.5 बिलियन। और चाइना और इंडिया जिसमें लगभग 36% पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें टोटल फ्रेश वाटर के सिर्फ 11% रिसोर्सेज हैं। मतलब दुनिया में जितना टोटल फ्रेश वाटर है उसका 11% फ्रेश वाटर ही चाइना और इंडिया में है। चाइना और इंडिया में अगर हम बात करें तो 36% पॉपुलेशन है, वेयर एज इन द नॉर्थ अमेरिका जिसमें दुनिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन रहती है, वहां पर 52% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर है। ठीक है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया के वाटर क्राइसिस की वजह से उन्होंने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको भी कम कर दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये सीधा सीधा इंडिया के एग्रीकल्चर को प्रभावित करेगा, इंडिया की इंडस्ट्रीज को प्रभावित करेगा और इंडिया के कह लीजिए जो वर्किंग पॉपुलेशन की कैपेसिटी है उसको भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हेल्थ अगर इम्पैक्टेड होगी तो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं इकोनॉमी के वो कम होंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को आप एसेज में कोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सीधा सीधा क्वेश्चन भी इस पे बनता है। आगे चलते हैं। मालदीव्स प्लान्स लॉन्च ऑफ रुपे टू इनहेंस बायलेटरल टाइज विद इंडिया। देखिए, किसी भी देश के साथ जो हमारे बायलेटरल रिलेशंस होते हैं ना, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मालदीव्स के साथ तो हमारे सिंस जनवरी बहुत अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को वहाँ से निकालिए मालदीव से। डिस्पाइट एवरीथिंग जो है, डिस्पाइट जो भी कह लीजिए एक सिनेरियो हुआ, उसके बावजूद जो है हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। कोशिश की जा रही है। अभी रिसेंटली जब इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है, जब शपथ ली गई, ठीक है, नई सरकार का इनॉग्रेशन हुआ या कह लीजिए प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, तो मालदीव्स के राष्ट्रपति म्यूजू उनको भी बुलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मालदीव्स टू लॉन्च इंडियाज रुपे सर्विस डिस्पाइट टेंशंस, प्लान्स टू लॉन्च इंडियाज रुपे कार्ड पेमेंट नेटवर्क एमिंग टू स्ट्रेंथन द मालदीवियन रुफिया करेंसी। देखो, मालदीव की जो करेंसी का नाम है रुफिया। ठीक है, तो रुपया और वहां पर आप कह सकते हैं प जो है फ में हो जाता है तो रुफिया हो गया। सो दिस कम्स डिस्पाइट फ्रिक्शन इन बायलेटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। देखो, अब इससे बेनिफिट इंडिया को क्या होगा? इंडिया के कह लीजिए हमारा जो रूपी हमने डेवलप किया है, अलग अलग देश इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली हम अपनी करेंसीज में जो है इंटरेक्ट कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। सो ये आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया, वाइडली एक्सेप्टेड इंडिया फॉर एटीएम विड्रॉल्स, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शंस और ऑनलाइन परचेजेस। ठीक है जी, और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, यूएस डॉलर पर जो हमारी रिलायंस है, जिसको इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, डी डॉलराइजेशन। ठीक है, डी डॉलराइजेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी डॉलराइजेशन क्यों? देखो, सीधा सीधा आप ऐसे समझो कि पिछले 3 से 4 सालों में जो डॉलर 72-73 रुपीस के लगभग था, वो अब 83-84 पे पहुंच गया है।
तो इसकी वजह से वी हैव टू शेल आउट मोर मनी, रूपी इज डिप्रिशिएटिंग, सो वी हैव टू शेल आउट मोर मनी बिकॉज आर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन द इम्पोर्ट्स, सो इन दैट केस वी हैव टू शेल आउट मोर मनी। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों से बचने के लिए कहीं ना कहीं हम इंडियन रूपी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वाइपो ट्रीटी एसोसिएटेड विद द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज वाज कंक्लूडेड इन द जिनेवा। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज, और उससे रिलेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे सेव किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। सो कंक्लूजन ऑफ वाइपो ट्रीटी आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन, लोकेशन क्या थी, जिनेवा। फोकस क्या थे, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जेनेटिक रिसोर्सेज में अगर हम देखें जो प्रेजेंट इन मेडिसिनल प्लांट्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, एनिमल ब्रीड्स, अब ये क्या है कि डायरेक्टली आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रोटेक्टेड एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट इसमें जो इन्वेंशंस की गई हैं, ठीक है, इन्वेंशंस डेवलप्ड यूजिंग जेनेटिक रिसोर्सेज कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू द पेटेंट्स। ठीक है, तो जो भी इन्वेंशंस, जो भी कह लीजिए जो साइंटिस्ट हैं जो इन्वेंशंस कर रहे हैं इसको लेकर, वो पेटेंट्स के थ्रू प्रोटेक्ट की जा सकती हैं। ठीक है जी। सो एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज लिंक टू द यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी वहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। अभी लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था करंट अफेयर के कि किस तरीके से मुरिया ट्राइब है, ठीक है, आंध्र प्रदेश रीजन में, जो सीड्स को प्रिजर्व कर रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी लाइक हार्म टू द एनवायरनमेंट। 5 साल तक उस बीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है उस ट्रेडिशनल मेथड से। तो वो नॉलेज है, ठीक है, जो कि ट्राइब्स के पास है, लोकल कम्युनिटीज के पास है, यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड इंटरवेंशंस। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल और दिमाग में आता है, कर्नाटका की तुलसी गौड़ा, ठीक है, जो कभी स्कूल नहीं गई हैं, वहाँ की स्थानीय महिला हैं, बट जिनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, उनको इतनी नॉलेज है फॉरेस्ट के बारे में, पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है उन्होंने प्रोटेक्ट किया, मैनेज कर रही हैं, और वहाँ उनकी नॉलेज को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो न्यू इंटरनेशनल लॉ रिक्वायरिंग पेटेंट एप्लीकेशंस टू डिस्क्लोज। सो ट्रीटी का इम्पैक्ट क्या है, एक नया इंटरनेशनल लॉ लाया जाए रिक्वायरिंग पेटेंट एप्लीकेशंस टू डिस्क्लोज if their inventions are based on genetic resources and associated traditional knowledge। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका इंडिया एज्यूम्स चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024-26। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस क्या है? सो फर्स्ट टाइम सिंस इंसेप्शन इन 2003, तो इंडिया को जो है इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है। ये हमें बताता है इन द मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। देखो, एशिया से बहुत सारे लोग, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना ऑल्सो, यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं मिडल ईस्ट में, या जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में जॉब्स करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर जो है जो हमारे वर्कर्स जा रहे हैं उनका प्रोटेक्शन हो, ठीक है, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, उनके राइट्स जो हैं प्रोटेक्टेड रहें, इसको लेकर ये कोलंबो प्रोसेस बनाया गया है। ठीक है, सो सर्व्स एज अ फोरम फॉर द एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर फॉर द कंट्रीज ऑफ ओरिजिन इन एशिया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 12 देश आते हैं। ठीक है जी, 12 देश आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया। तो आप देख सकते हैं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ठीक है, ये जो रीजन है एशिया के। और मेंबर सिंस इंसेप्शन 2003, नॉन बाइंडिंग डिसीजन बाय द कंसेंसस थ्रू द परमानेंट मिशंस ऑफ मेंबर स्टेट्स एट द यूनाइटेड नेशंस इन जिनेवा। ठीक है, तो हमारे क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उसको लेकर जो है ये देश एक साथ में आए हैं। इसका नाम है कोलंबो प्रोसेस। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ठीक है जी, कि कोलंबो प्रोसेस किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। India hosted a side event on digital health during the ongoing 77th World Health Assembly at Geneva. So India ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया डिजिटल हेल्थ। ठीक है, दिस इज बेसिकली डिजिटल हेल्थ। यहाँ पर मतलब क्या है कि किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजीज को हम यूज कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम कहते हैं टेलीमेडिसिन। ठीक है, बहुत सारी एप्स आ गई हैं जिसमें डॉक्टर्स को जो है ऑन बोर्ड लाया गया है। आप डॉक्टर की डायरेक्ट जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं।
तो मकसद क्या है कि किस तरीके से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए हम 5G की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हम 6G की भी बात करने शुरू कर चुके हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दूर दराज के इलाकों तक किस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाई जा सकती है। अभी कोविड के समय पर हमने देखा कि किस तरीके से ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है वैक्सीन्स को डिलीवर करने के लिए, मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए दूर दराज के इलाकों में। तो इसकी जो है यहाँ पर बातचीत की गई। So India hosted a side event on digital health during 77th World Health Assembly in Geneva। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और फोकस इज ऑन सपोर्टिंग नेशनल डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्ज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये बात की गई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इंडिया यूजेस डीपीआई टू ओवरहॉल द हेल्थ केयर डिलीवरी। हमने बताया कि किस तरीके से हम डिजिटल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, एनहेंस एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, ठीक है। दूर दराज का व्यक्ति शायद बड़े शहर में नहीं आ सकता, वहीं पर बैठ के अपने घर पर बैठ के ही वो डॉक्टर की कंसल्टेशन, बेस्ट डॉक्टर्स की कंसल्टेशन ले सकता है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, सपोर्ट द इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आपका रिसर्चर्स एंड हैड आइडेंटिफाइड 40 नॉवल नीडोवायरसेस इन अ वैरायटी ऑफ वर्टिब्रेट्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रिसर्चर्स ने 40 मतलब कह लीजिए कोरोना वायरसेस के ही जो वेरिएंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नॉवल नीडोवायरसेस इन वेरियस वर्टिब्रेट्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लासिफिकेशन क्या है? एन ऑर्डर ऑफ इन्वेलप्ड पॉजिटिव स्ट्रेंड आरएनए वायरसेस। सो इनफेक्ट बोथ वर्टिब्रेट्स और जो होस्ट है वो दोनों हो सकते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट हो सकते हैं, और रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है। व्हेन होस्ट एनिमल्स आर साइमल्टेनियसली इन्फेक्टेड विद डिफरेंट वायरसेस, अब एक रिस्क हो सकता है ऑफ वायरल जीन रिकॉम्बिनेशन। जब होस्ट एनिमल जो है डिफरेंट वायरसेस के साथ इन्फेक्ट होगा तो वो आपस में कंबाइन करके एक ऐसा मतलब कह लीजिए म्यूटेशन वायरसेस बन सकते हैं जो नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है जी। सो रिकॉम्बिनेशन कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू मॉडिफाइड वायरसेस विद पोटेंशियली मोर हजार्डियस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कि हमने कोविड के केस में भी देखा कि कैसे बहुत सारी म्यूटेशंस जो हैं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है का काजा समिट अंडरवे इन जाम्बिया, ठीक है। अब ये क्या है काजा समिट देख लेते हैं। सो इनॉग्रल कावांगो जाम्बेजी, ठीक है, कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया समिट, ठीक है। तो इसमें लोकेशन क्या है? लिविंगस्टोन जाम्बिया रिजोर्ट टाउन था। इसमें 5 देश आते हैं, यस 5 साउथ अफ्रीकन नेशंस, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला। मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये एक बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इंक्लूडिंग लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, 70% ऑफ द जो काजा लैंड है इज अंडर द कंजर्वेशन। तो दोबारा से देख लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस पे भी अगेन, ठीक है। सो कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा कावांगो जाम्बेजी रीजन क्या है, ठीक है। एक इन्वायरमेंटली इको सेंसिटिव जोन है, 130 वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरियाज, 85 फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। और कितना बड़ा है? 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है जी। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इसमें, विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, जाम्बेजी रिवर जिम्बाब्वे और जाम्बिया बॉर्डर पर है, ओकोबोंगा डेल्टा है बोत्सवाना का, सीडुलो। अब मकसद क्या है इस समिट का? इस समिट का मकसद ये है कि इसको कैसे कंजर्व किया जा सके और पैसा जो है इन्वेस्ट किया जा सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये देशों के पास उतना पैसा नहीं है इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो प्रमोट कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस द काजा रीजन, लेवरेजिंग द कॉमन इंटरनेशनल बॉर्डर्स अलॉन्ग द ओकोबांगा एंड जाम्बेजी रिवर बेसिन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका नेशनल न्यूज, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियली डिसॉल्व्स फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। देखो, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को एक बोर्ड था जो कि किसके काम अंतर्गत काम कर रहा था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसको डिसॉल्व कर दिया गया। अब इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं ये एक सरकार की कोशिश है
कि रैशनलाइज किया जाए गवर्नमेंट बॉडीज़ को। ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खोल लिए जाते हैं। ऑब्वियसली जब एक डिपार्टमेंट खुलेगा तो उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट है। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि कई बार ऐसा देखा गया कि कई सारे डिपार्टमेंट्स ओवरलैपिंग काम कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी नहीं आती है। दूसरा जो है गवर्नमेंट रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो अब सरकार कर रही है कि रैशनलाइज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इट वाज एफएनबी वाज अ टेक्निकल विंग ऑफ द मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली। इसके अलावा जो है इसके 4 रीजनल ऑफिसेस थे, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज थी फरीदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। इट वर ऑफिशियली क्लोज्ड एज पर द गेजेट नोटिफिकेशन। फॉर्मल डिसोल्यूशन अप्रूव किया गया है और दिसंबर 2023 में ये फाइनली मतलब ऑपरेशन सीज हो गए थे, बट इसका कह लीजिए ऑफिशियली इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। इसके जो एम्प्लॉयज़ थे कुछ को जो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ठीक है, जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सेप्ट किया, और कुछ एम्प्लॉयज़ को जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है मैनेज कर लिया गया है। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड की बात करें, सो इट वाज अ टेक्निकल विंग, ठीक है, एट द सेंटर। 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। और ये जो है इसका जो काम है, ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है कह लीजिए टेक्निकल विंग है जो इससे रिलेटेड काम कर रहा है, उसको ये काम दे दिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका पल्सेस इंपोर्ट्स हैव हिट अ 7-year हाई, ठीक है। पल्सेस का इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, दालें। भारत के साथ एक बड़ी विचित्र बात है, ठीक है। अगर एक सीधा सीधा फैक्ट देखें, दुनिया में सबसे बड़ा पल्सेस का प्रोड्यूसर कौन है? भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा कंज्यूमर कौन है पल्सेस का? भारत। फिर भी जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद जो है, क्योंकि हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं, अगर आप देखेंगे इंडियन कल्चर में दाल जो है प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, खासकर वेजिटेरियंस के लिए, और हमारे कल्चर का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो दाल जो है जितनी हम कंज्यूम करते हैं पूरे साल में, पूरा एज अ कंट्री, उतना हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और पिछले कुछ सालों में दाल की प्रोडक्शन में कमी आई है डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स। उसका रीजन भी डिस्कस करेंगे कि क्यों कमी आई है, और ये एक चिंता का विषय क्यों है, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। सो पल्स पैराडॉक्स कहा जाता है इसे। टॉप प्रोड्यूसर है, हाई इंपोर्टर, राइजिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लगभग 25% दुनिया का पल्सेस हम प्रोड्यूस करते हैं, पर 27% दुनिया की पल्सेस हम कंज्यूम कर रहे हैं। ऑल्सो सिग्निफिकेंट इंपोर्टर 14%। एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कितना था? 16%। अगर आप पिछले 4-5 सालों में प्राइसेस देखेंगे दालों के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और कंसीडरिंग द फैक्ट कि दाल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, जस्ट थिंक ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए किस तरीके से आप प्रोटीन जो है, जो कि बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का, वो कैसे प्रोवाइड किया जा सकेगा व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग सो मच, ठीक है। इस विल टॉक अबाउट द पल्सेस स्पेसिफिकली। अगर आप पिछले 4-5 साल में देखोगे तो प्रैक्टिकली डबल हो चुके हैं प्राइसेस। और सो इंपोर्ट हिट अ 7-year हाई, $3.75 बिलियन, ठीक है। मान के चलो कि अगर मोटा मोटा बात करें तो दिस अमाउंट्स टू 30,000 करोड़, ठीक है। रफली 30,000 करोड़, ठीक है। $3 बिलियन 24 और 82 या 83 रुपीज़ का अगर आप मानते हो तो 30,000 करोड़ रुपए की दालें जो है हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज़ डिक्लाइंड। देखो अब ये डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण जो है, ये कहा जाता है कि इंडिया में जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो वीट और राइस का जो वो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी है, ठीक है। दो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं कि एमएसपी को किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज मिले। तो वीट और राइस की प्रोडक्शन बढ़ी है, खासकर एक छोटा सा एग्जांपल उसमें छत्तीसगढ़ का भी था कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से राइस की कल्टीवेशन बढ़ी और पल्सेस की कम हुई है, ठीक है। सिमिलरली मध्य प्रदेश में भी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वीट और राइस है उसकी प्रोडक्शन तो बढ़ी, उसके हमारे अनाज के भंडार भर रहे हैं, बट जो पल्सेस हैं उसका ओवरऑल प्रोडक्शन भी कम हुआ, एरिया भी कम हुआ, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड इन्फ्लेशन, ये एक हमारे लिए कह लीजिए रीजन है चिंता का, और जिसको लेकर ये सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इसको
बढ़ाया जाए, पल्सेस की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सजेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एनडीए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक्चुअली में कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं दिया गया एनएसए के द्वारा, वो एक्चुअली बीएसएफ का एक फंक्शन था, इवेंट था, उसमें बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा हो, क्यों ना जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को हम जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेम ब्रॉड एरियाज में सीएपीएफ काम करती हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जहां पर बीएसएफ बॉर्डर पर है वहां पर सीआरपीएफ भी उसको सपोर्ट करे, ठीक है। और जो है इंटीग्रेशन से क्या होगा, जो एग्जैक्टली जो हमने लॉजिक हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाने में किया था कि जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ में आएंगी तो इंटीग्रेशन बेटर होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और बेटर वॉर के लिए, पीस टाइम के लिए हम प्रिपेयर हो पाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर उन्होंने ये बात की, ये जो चर्चा है सीएपीएफ्स को इंटीग्रेट करने की चर्चा, ये काफ़ी समय से चल रही है, ठीक है। डिस्पाइट लाइक आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ सीएपीएफ, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ बीएसएफ फॉर 6 years, सो आई कैन टेल यू दैट दिस डिस्कशन वॉज ऑलवेज बीन देयर कि अगर बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की बात करें कि बीएसएफ जो है इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर देख रही है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर देख रही है, सशस्त्र सीमा बल जो है इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर देख रही है। एग्जाम्पल हम बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की बात कर लेते हैं पहले। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तीनों फोर्सेस जो है इंटीग्रेट हों? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि नहीं स्पेशलाइजेशन है, बट दैट इज देयर फॉर द आर्मी ऑल्सो, ठीक है। आर्मी में सेम ट्रेनिंग है और वही जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं वो कश्मीर में भी पोस्टेड हैं, वो आपका गुजरात राजस्थान में भी पोस्टेड हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी पोस्टेड हैं, सो दे आर ऑल्सो पोस्टेड एट डिफरेंट टेरेन्स। सिमिलरली इवन अ बीएसएफ ऑफिसर इज पोस्टेड इन कश्मीर ऑल्सो, जम्मू कश्मीर ऑल्सो, हाई एलटी ऑल्सो, that same officer is posted in Ran of Kutch, Gujarat also. Same officer is posted in the dense jungles of Tripura, Mizoram also. That same officer is posted on the Punjab border also, on the you can say Barmet border also, ठीक है, in the Rajasthan also. So that same officer is posted at 50 degrees Celsius, minus 30, minus 40 degrees Celsius also. So if we'll talk about specifically the BSF also. So why can't the forces be integrated? Now, question for you also, you have to write an answer, like stating what are the benefits and the disadvantages, advantages, disadvantages of this particular step, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई। ओके, सो मैंने भी अपने व्यू पॉइंट आपके सामने रखा है, ठीक है, जो है तो इसी ब्रॉड डायरेक्शन में जो है हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वेरी रिनोन्ड, वेरी कह लीजिए सीनियर पुलिस ऑफिसर, so suggested integrating the central armed police forces responsible for internal security and border guarding, so similar to the joint theater commands in the armed forces. तो ये इंटीग्रेशन जैसे थिएटराइजेशन का कंसेप्ट लाया जा रहा है। लाइक अगर हम फोर्सेस की बात करें तो असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बीएसएफ के बारे में मैंने आपसे बताया, आईटीबीपी सशस्त्र सीमा बल, एनएसजी काउंटर टेररिज्म यूनिट है, स्पेशलाइज्ड फोर्स है, सीआरपीएफ की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी की है, और सीएसएफ मेनली इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स की प्रोटेक्शन को देखता है। सो आर्ग्यूमेंट क्या है? होमोजेनिटी है डिप्लॉयमेंट, इंटीग्रेशन वुड इंश्योर अ यूनिफाइड अप्रोच टू बोथ वॉर टाइम एंड पीस टाइम सिचुएशंस, ऑप्टिमल रिसोर्स यूज होगा, ठीक है, वुड लीड टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड एसेट्स, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, सिंगल स्ट्रक्चर वुड स्ट्रीमलाइन द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो है बात की गई इसके द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, जो कि कैबिनेट रैंक के मंत्री का स्टेटस जिनको मिला हुआ है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका दूरदर्शन इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूरदर्शन ने अपने एंकर्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स हैं, इनका नाम है एआई कृषि एंड एआई भूमि, ठीक है। एआई एंकर्स, एआई कृष, सो नॉट कृषि, कृष एंड भूमि। अब ये इस खास बात क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, 50 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं एक आम व्यक्ति, 3, 4, 5, 7 लैंग्वेज, मतलब इससे ज़्यादा, ठीक है। कोई विरला होगा कि जो 10-12 लैंग्वेजेस, ये 50 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं और थकेंगे नहीं। एक इंसान थक सकता है, ये थकेंगे नहीं 24/7। तो ये जो है एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है दूरदर्शन के द्वारा। डीडी किसान, अ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर चैनल, टेक्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप बाय इंट्रोड्यूसिंग एआई जो है एंकर्स, एआई कृष एंड एआई भूमि। दीज वर्चुअल एंकर्स ऑफर सेवरल बेनिफिट्स फॉर फार्मर्स नेशन वाइड।
So they can speak in 50 languages, ensuring information reaches a wider audience across India. और इसके अलावा 24/7 अवेलेबिलिटी है, कंटेंट फोकस, दे आर प्रोग्राम टू डिलीवर असेंशियल एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कटिंग एज रिसर्च एडवांसमेंट किसानों को बताना, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताना, प्राइसेस के बारे में बताना, वेदर फॉरकास्ट के बारे में बताना और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में किसानों को बताना। नेक्स्ट आता है हम्पीज विरूपाक्षा टेम्पल collapsed रिसेंटली फॉलोड हैवी रेन्स। हम्पी दैट इज विजयनगर एम्पायर जो कि शुरू किया गया था हरिहर एंड बुक्का के द्वारा 1336 में। 300 साल से ज़्यादा ये पावर में रहा है। 4 डायनेस्टीज आती हैं, संगम, सुलभा, तुलवा, अराविदु। और हम्पी जो है, विजयनगर जो है वो कैपिटल सिटी था और यहाँ पर विरूपाक्षा शिव भगवान का के लीजिए रूप माना जाता है। और ये प्रिंसिपल डीटी इन्हीं के बिहाफ पर ये कहा जाता था कि वहाँ के राजा रूल करते हैं, ये बताया जाता था। ठीक है, तो वहाँ के टेम्पल का एक पोर्शन जो है कलैप्स कर गया है बारिश की वजह से। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये प्लीज डोंट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, सो ये मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें बता दिए हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है जी, सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द टेम्पल एग्जिस्टेड इवन बिफोर द विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इट्स कैपिटल इन हम्पी इन 14th century, that is 1336. नेक्स्ट है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कमीशंस फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन मध्य प्रदेश। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है कमीशन किया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। सो फर्स्ट दिस विजयपुर मध्य प्रदेश मार्क्स गेल्स एंट्री इनटू द ग्रीन फील्ड बिजनेस। प्लांट्स की अगर हम डिटेल बात करें तो 10 मेगावाट का प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर लगाया गया है। और कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कही जाती है। और इलेक्ट्रोलाइजर इंपोर्टेड फ्रॉम कनाडा। ठीक है, ये कनाडा से इंपोर्ट किया जाएगा। और ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। देखो हाइड्रोजन इसमें क्या है समझ लो, पानी को ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इसको इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है, के मदद से किया जाता है। और इसको अगर जब ब्रेक किया जाता है ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उससे अगर ब्रेक किया जाएगा तो इस को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इकोनॉमी न्यूज़ में पहली है गोल्डमैन सैक्स raises India's GDP growth forecast to 6.7% for the calendar year 2024। ये कहा गया है कि 6.7%, पर पिछले साल का जो ग्रोथ रेट था वो 8% से ज़्यादा था। ठीक है जी, अगर इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आना है, अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो इंडिया को अगले 23-24 साल, ठीक है, लगातार मिनिमम 8% की ग्रोथ रेट आपको अचीव करनी पड़ेगी, तब जो जाकर आप उस पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम वाले ब्रैकेट में फॉल करेंगे जिसमें आप डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं। 8% लगातार। ठीक है, तो उस तरीके से हम देखें तो 6.7% इज नॉट अ वेरी इनकरेजिंग नंबर। ठीक है, दो इट्स अ गुड नंबर कंसिडरिंग द स्लो डाउन अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये हाईएस्ट है अमंग द मेजर इकोनॉमीज, बट considering the fact that we have a target of making India a developed economy by 2047, so we need to grow at least 8% till 2047. So Goldman Sachs raised India's GDP growth forecast 6.7% for the calendar year 2024. Sustained growth momentum and additional fiscal space due to bumper dividend transfer from the RBI। ये कहा गया कि बहुत जो है डिविडेंड दिया गया है RBI के द्वारा। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है। कोर इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेड टू बॉटम आउट इन अप्रैल टू जून। तो कोर इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और फ्यूल जो है नहीं आता है, फूड और फ्यूल नहीं आता है, उसको छोड़ के कोर इन्फ्लेशन माना जाता है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में जब हम उन चीज़ों को निकाल देते हैं दैट बिकम्स अ कोर इन्फ्लेशन। बेसिकली फ्यूल और फूड क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखा जाता है कि जो इन्फ्लेशन है वो जो बढ़ा है या कम हो रहा है वो फ्यूल और फूड की वजह से है या फिर बाकी आइटम्स की वजह से है। ठीक है, तो ये उससे चेक किया जाता है। तो IMD confirmed an above average monsoon forecast
मानसून फॉरकास्ट अच्छा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छी होगी, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से ग्रोथ रेट जो है इंडिया की बढ़ सकती है। डिफेंस न्यूज़ की बात करें तो डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड रुद्रम टू एयर टू सरफेस मिसाइल फ्रॉम Su-30 MKI प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल, डीआरडीओ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ रुद्रम एम, रुद्र, ठीक है जी, एम टू एयर टू सरफेस मिसाइल। तो ये प्लेटफॉर्म देख लीजिए, लोकेशन उड़ीसा थी, मिसाइल दिस एयर टू सरफेस मिसाइल इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड सिस्टम। इंडिजीनियसली मतलब भारत में ही डेवलप किया गया, इनकॉर्पोरेट स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। पर्सनल न्यूज़, ज्योति रात्रे 55 बिकम्स इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। 55 साल की महिला, भारतीय महिला, सबसे उम्र दराज भारतीय महिला हो गई हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कि भारत की सबसे यंगेस्ट कह लीजिए वुमेन गर्ल जो है 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट गई, ठीक है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, इससे पिछले वाले सेशन में। और ज्योति रात्रे हो गई हैं सबसे उम्र दराज महिला 55 ईयर्स में, ठीक है जी। सो एंटरप्रेन्योर हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, मध्य प्रदेश से, सेट्स अ न्यू रिकॉर्ड, बिकेम द ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, अचीव दिस फीट 6 ईयर्स आफ्टर संगीता बहल्स रिकॉर्ड। संगीता बहल ने जो है 53 साल की उम्र में पिछला रिकॉर्ड जो बनाया था 2018 में, अब जो है ज्योति रात्रे हो गई हैं। नेक्स्ट है आपका अलामा हलीना नेम्ड एज द न्यू पीएम ऑफ छाड़, ठीक है। छाड़ पहले तो देख लीजिए, ये आपका अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका के मैप में ये रहा आपका छाड़, एक आपका लेक भी है, ठीक है जी, यहाँ पर लेक छाड़, इसके नॉर्थ में लीबिया है, सूडान है, ठीक है जी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पर नाइजीरिया के साथ बॉर्डर है, नाइजर के साथ बॉर्डर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मिलिट्री रूल रहा है 3 साल से, एंड इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री एट द क्रॉस रोड्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल अफ्रीका। साहेल वाला पर्टिकुलर रीजन इसमें आता है, नॉर्थ लीबिया दिस, ठीक है। एक पर्टिकुलर आपको लोकेशन भी ध्यान में होनी चाहिए। सो कैपिटल जो है यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज में आपको ये मिलेगा कि जो कैपिटल सिटी है वही उसकी सबसे बड़ी, कह लीजिए मतलब कैपिटल सिटी ही सबसे बड़ी सिटी है। छाड़ इज अ ऑयल रिच बट रिमेन्स एन इम्पॉवरिश्ड नेशन। ऑयल रिच है बट बहुत ज़्यादा डेवलप नेशन नहीं है, ठीक है जी। इंडियन माउंटेनियर सत्यदीप गुप्ता बिकम्स द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोहत्से ट्वाइस इन 1 सीजन, ठीक है। तो सत्यदीप गुप्ता जो हैं हो गए हैं पहले व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोहत्से ट्वाइस इन 1 सीजन, 2 बार, मतलब माउंट एवरेस्ट ना हो गया, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बगल बाजू मार्केट में जाते हैं वैसे जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवर्स माउंट एवरेस्ट माउंट लोहत्से इन 11 आवर 15 मिनट्स एंड कॉन्कर्ड माउंट लोहत्से दिस। फर्स्ट डबल डुअल असेंट है ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड 4th हाईएस्ट पीक इन अ सिंगल सीजन, ठीक है जी। और ये आपका समिट माउंट एवरेस्ट ऑन May 21 एंड ऑन May 22, ठीक है जी। तो ये जो है फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट ट्वाइस इन 1 सीजन। ओके, नेक्स्ट आपका कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया विंस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड फॉर ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। तो ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो है नायक, ठीक है, उनको एक अवार्ड दिया गया था। कौन से नायक, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, रिकॉल करना है ये चीज़ों को, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब क्वेश्चन पूछा जाता है इट इज़ नॉट के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको रिकॉल करें, सर्च करें, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से गूगल पे आप सर्च करेंगे सीधा मिल जाएगा आपको। वैसे मैं आज के सेशन में इसमें है इंडिया स्टेलर परफॉर्मेंस एट 77th कांस फिल्म फेस्टिवल, पायल कपाड़ियाज ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है जी। फर्स्ट इंडियन फिल्म इन 30 ईयर्स जो नॉमिनेट की गई है पाल्मा डियोर ऐसे करके जो इसका प्रोनाउंसिएशन हाईएस्ट अवार्ड, ग्रैंड प्रिक्स जीता, सेकंड प्लेस, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर टू विन दिस अवार्ड, ठीक है। इंडो फ्रेंच को प्रोडक्शन से मूवी बनी है। चिदानंद एस नायक, ठीक है, चिदानंद नायक FTI स्टूडेंट है, फर्स्ट प्राइज मिला था लास्ट इनफ सेक्शन में। देखिए लास्ट इनफ सेक्शन होता है जो नए डायरेक्टर्स हैं, नई मूवीज हैं, नया टैलेंट है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी। फॉर शॉर्ट फिल्म जो नाम था सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। संतोष शिवन फर्स्ट एशियन है टू रिसीव द प्रेस्टिजियस पेरे एंग्वेस ट्रिब्यूट अवार्ड।
उसके अलावा अनुसुआ सेन गुप्ता है जो कि फर्स्ट इंडियन बनी है टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द शेमलेस, मूवी का नाम है द अनसर्टन रिगॉर्ड कैटेगरी। और मैसाम अली जो हैं उनको मिला है फिल्म इन रिट्रीट स्क्रीन डेट एशियाई साइड बार प्रोग्राम। तो कुल मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें चिदानंद एस नायक इंपॉर्टेंट है, अनुसुआ सेन गुप्ता इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्वियसली पायल कपाडिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी मेजर राधिका सेन वॉज सिलेक्टेड टू रिसीव द 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। इनकी जो कह लीजिए फोटोग्राफ्स हैं वो काफ़ी वायरल हुई। इन्होंने अवार्ड रिसीव किया यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से। ठीक है जी। मेजर राधिका सेन हिमाचल की रहने वाली हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है फॉर द एडवोकेसी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स वाइल सर्विंग एज अ पीस कीपर, इससे पहले जो अवार्ड मिला था मेजर सुमन गवानी को 2019 में, हिमाचल प्रदेश से आती हैं, बायोटेक इंजीनियर हैं और अपनी मास्टर्स डिग्री की है इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी। ठीक है जी। और 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है। इसके अलावा अगर हम मिशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये पोस्टेड थी। ठीक है। कॉन्गो दैट इज इन अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में इक्वेटर क्रॉस करता है। सो इंगेजमेंट प्लाटून कमांडर विद द इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन। ठीक है जी। टेन्योर कंप्लीट हो गया अप्रैल 2024 में। क्रिएटेड इन 2016 द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है। 2016 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। मकसद क्या है? उन लोगों को रिकग्नाइज करना, उन फोर्स पर्सनल को रिकग्नाइज करना, डेडिकेशन एंड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल मिलिट्री पीस कीपर इन प्रमोटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑफ फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी में अपना योगदान देना। स्पोर्ट्स न्यूज़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का टाइटल जीत लिया है। ठीक है जी। और हरा दिया है किसको? सनराइजर्स हैदराबाद को। और केकेआर भी जीतता है, ये भी बताया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है, सुनील नारायण, ठीक है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के नीतीश कुमार रेड्डी अवार्डेड द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। विराट कोहली ऑरेंज कैप, सबसे ज़्यादा रन मारे उन्होंने। हर्षल पटेल टुक द पर्पल कैप फॉर मोस्ट विकेट्स इन द सीजन। ठीक है जी। पंजाब से खेलने वाले अभिषेक शर्मा फॉर मोस्ट सिक्सेस। ठीक है। ट्रेविस हेड फॉर मोस्ट फोर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स। ठीक है जी। और हाँ, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इन हैदराबाद वॉन द पिच एंड ग्राउंड अवार्ड। ठीक है। तो ये इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है शाहिद अफरीदी को भी अपॉइंट किया गया था आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान जो है लीग मैचेस में ही बाहर हो गया है और शाहिद अफरीदी को अपॉइंट किया गया आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले युवराज सिंह को किया गया, उसेन बोल्ट को किया गया, वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है जी। को होस्ट कौन कर रहा है? वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आपका दीपा कर्माकर क्लिंचेस फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन वुमेन्स पोल वॉल्ट एट एशियन चैंपियनशिप इन ताशकंद। ठीक है जी। ये काफ़ी बड़ा इवेंट है। ठीक है। दीपा कर्माकर, ठीक है जी, दीपा कर्माकर क्लिंच द इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट एशिया चैंपियनशिप इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। 30 साल की ओलंपियन रजिस्टर्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ 13.56 इज वुमेन्स वर्ल्ड फाइनल। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन जिमनास्ट ने एक गोल्ड मेडल जीता है किसी भी इवेंट में एशियन चैंपियनशिप में। इससे पहले पहली महिला जिमनास्ट बनी थी ये, जो कि compete किया था रियो ओलंपिक्स में। ठीक है। उस समय पर इनकी एज लगभग 22 साल थी। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल जिमनास्टिक कंपटीशन बाय सिक्योरिंग द वुमेन वॉल्ट गोल्ड मेडल एट 2018 वर्ल्ड कप ऑल्सो विच हेल्ड इन तुर्की। तो कुल मिला के दीपा कर्माकर जो कि रहने वाली हैं त्रिपुरा की और बहुत जो है उन्होंने अवार्ड जीते हैं। रिसेंटली उन्होंने क्या अवार्ड जीता है? फर्स्ट गोल्ड मेडल एट एशियन चैंपियनशिप इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट आपका चार्ल्स लेक्रेक मेक्स हिस्ट्री विद द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स ट्रायम्फ। ठीक है जी। तो यहाँ चार्ल्स लेक्रेक ने ड्राइविंग फॉर फरारी हैज़ वॉन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और ही इज़ द फर्स्ट मोनाको ड्राइवर टू विन दिस रेस सिंस लुइस शेरॉन इन 1931। ठीक है। बहुत सालों बाद दिस विक्ट्री एंड्स अ 92-year विनलेस स्ट्रीक फॉर ड्राइवर्स फ्रॉम मोनाको इन देयर होम ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है। तो ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में वहाँ का ही स्थानीय व्यक्ति जो है जीत गया है।
नेक्स्ट आपका प्रज्ञानदा टॉपल्स वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्लासिकल इवेंट इन नॉर्वे चेस 2024। 18 साल के प्रज्ञानदा ने मैग्नस कार्लसन को हराया। ठीक है जी, टॉपल्ड वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लासिकल इवेंट। सो इंडियन और 18-year-old चेस prodigy, सो राउंड थर्ड था, ही प्लेड विद द वाइट पीसेस एंड बहुत कह लीजिए इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक में 12 नेशंस एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैव साइंड द जीरो डेब्रिस चार्टर। 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है जी, छोटे बड़े इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आपको स्पेस से कुछ नज़ारा दिखता है। ठीक है, अगर आप इस फोटोग्राफ को देखेंगे 1957 में धरती स्पेस से कुछ ऐसी दिखती थी, 2005 में कुछ ऐसी दिखती थी, 2018 में कुछ ऐसी दिख रही है, और 2030 में कहा जा रहा है कि अगर आपने इस तरीके से काम नहीं किया डेब्रिस को हटाने के लिए तो कुछ ऐसी जो है धरती दिखाई देगी स्पेस से। और 12 देशों ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जॉइन फोर्सेस टू क्लीन अप द स्पेस डेब्रिस। मकसद क्या है? डेब्रिस न्यूट्रलिटी लेकर आना 2030 तक। साइनिंग ऑफ द जीरो डेब्रिस चार्टर वर्ल्ड लीडिंग एफर्ट, ठीक है जी, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, मतलब यूरोपियन देश थे मेनली, एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है जी, स्पेस डेब्रिस जिसका साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, जो हवा में तैर रहे हैं, और ये सफिशेंट है किसी भी कह लीजिए जो भी एयरक्राफ्ट जा रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, उसकी ट्रेजेक्ट्री को या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इतना जो डेब्रिस है वो हवा में तैर रहा है, ठीक है जी। दैट इज ऑब्वियसली दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चा इसके बारे में नहीं हो रही है, बट दिस इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द फ्यूचर मिशंस। नेक्स्ट आपका फिशर मेडिकल वेंचर्स मेक्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस MRI सिस्टम। तो यहाँ पर फिशर मेडिकल वेंचर्स ने भारत की पहली MRI मशीन बना ली है। देखिए, इंडिया जो है, जो कह लीजिए बहुत सफेस्टिकेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादातर हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। अब भारत की कंपनीज इसको भारत में बना रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो फिशर मेडिकल वेंचर्स हेडक्वार्टर चेन्नई में है, फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स या सिस्टम्स, रिड्यूस द कंट्रीज रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम, आयात कर रहे हैं। लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन और विशाखापट्टनम में, और इंडिया का प्रीमियर मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क है। तो आप ये कह सकते हैं कि सदर्न स्टेट्स आर डूइंग वेरी वेल इन दिस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है जी, और प्रोवाइड्स अ कंड्यूसिव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क है आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन, ठीक है, विशाखापट्टनम में, एक्सेस टू एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। नेक्स्ट आपका नासा लॉन्च्ड वन ऑफ द 2 क्लाइमेट सैटेलाइट्स एज अ पार्ट ऑफ द प्री फायर मिशन, ठीक है, प्री फायर मिशन। सो प्री फायर मिशन क्या है? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। आप ऐसे समझो कि जो आपका आर्कटिक पोल का रीजन है वहाँ से जो है किस तरीके की एमिशंस हो रही हैं उनको देखना, उसको स्टडी करना। सो वन ऑफ द 2 क्लाइमेट सैटेलाइट्स रिसेंटली लॉन्च्ड। सो टाइप क्या है? 6U CubeSats, अप्रॉक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 1 सीजनल साइकिल इसका मिशन है। और ये करेगा क्या? ये हमें आर्कटिक के क्लाइमेट डायनेमिक्स को समझने में मदद करेगा। देखो, यूपीएससी एग्जाम में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एप्लीकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। कितना, किस लेवल पर आर्कटिक सी की जो है वार्मिंग हो रही है, सी आइस लॉस, आइस शीट मेल्ट, सी लेवल राइज हो रहा है, क्योंकि जो आर्कटिक रीजन है वो एक थर्मोस्टैट की तरह काम करता है, ठीक है। क्लाइमेट रेगुलेट्स द क्लाइमेट बाय रिलीजिंग द एक्सेस एनर्जी जो कि रिसीव होती है ट्रॉपिकल रीजन में, वहां से वो एनर्जी रिलीज होती है, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कोल बर्न हो रहा है, वो धीरे धीरे आइस शीट्स पर डिपॉजिट हो रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जो है एल्बीडो देखने को मिल रहा था, बहुत ज़्यादा एनर्जी टकराकर वापस चली जा रही थी। अब अगर यहाँ पर ब्लैक सूट डिपॉजिट्स हो जाएंगे तो क्या होगा? वो सोलर एनर्जी मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी जो है ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू होंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो उस सारी चीज़ों को स्टडी करेगा ये, ठीक है जी। सो दैट इज़ द
प्री फायर मिशन, ठीक है जी, प्री फायर मिशन। नेक्स्ट आपका लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज। सो वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को जी, ठीक है, वर्ल्ड हंगर डे। नो नीड टू से इसका मकसद क्या है, रेज अवेयरनेस अबाउट द अर्जेंट इशू ऑफ ग्लोबल हंगर। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग, ठीक है, अगर अफ्रीका, सब साहारन अफ्रीका, इंडिया, साउथ एशिया कंट्रीज की बात करें, सो इट वाज एस्टेब्लिश इन 2011 by the hunger project. Hunger project is dedicated to ending hunger and poverty. 2024 का थीम क्या है, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, ठीक है। आप मदर्स को कह लीजिए प्रमोट कीजिए, थ्राइव कीजिए, वो इम्प्रूव होंगी, सशक्त होंगी, दुनिया सशक्त होगी, ठीक है जी। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 2024 29 में, जो मेजर राधिका सेन को जो अवार्ड मिला है, ठीक है, ऑन दिस डे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, मकसद क्या है, श्रद्धांजलि अर्पित करना टू द अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ यूनिफॉर्म्ड पर्सनल एंड सिविलियंस सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशंस कॉज ऑफ पीस, एक्नॉलेजेस द इनवैल्यूएबल contribution of UN peacekeepers, honors the 4,000 personnel who had died on duty since 1948. फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, ठीक है, फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, ठीक है। तो ये इस बार का थीम था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द सेशन। यहाँ पर हमारे मई के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जून का एक वीक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्लीज़ डू वॉच द सेशंस थॉरोली। ट्रस्ट मी, दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस मेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल इधर उधर की जो न्यूज़ हैं या कह लीजिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़, उनको हम नहीं कवर कर रहे हैं यहाँ पर। टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ हैं। और यहाँ पर हमारा जून के 2 वीक के और करंट अफेयर जो है मैं कोशिश करूँगा कि अगले 4-5 दिनों में अपलोड कर दूँ, और इससे जो है फिर हम बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएंगे, और फिर हम जो है हर वीक आपका करंट अफेयर्स अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।